हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत जो कि ऊर्जा टॉपिक के अंतर्गत चल रही है, उसके अंतर्गत हम 3 टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम ऊर्जा प्रबंधन को बहुत अच्छे से समझेंगे कि ऊर्जा प्रबंधन की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी और ऊर्जा प्रबंधन क्या कहलाता है। साथ ही साथ संगठनात्मक एकीकरण क्या कहलाता है और इसकी आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी और इसके लाभ क्या होते हैं। साथ ही साथ जो परिचालन कार्य होते हैं उनमें ऊर्जा प्रबंधन का क्या महत्व है या उसके क्या स्तर होते हैं, उनको हम इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ऊर्जा प्रबंधन क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि ऊर्जा के 2 प्रकार के स्रोत होते हैं। ऊर्जा स्रोतों की बात करें तो हमने बहुत सारे प्रकार देखे थे, जैसे कि प्राथमिक ऊर्जा स्रोत और द्वितीयक ऊर्जा स्रोत, अक्षय ऊर्जा स्रोत और क्षय ऊर्जा स्रोत, उसी तरीके से परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। लेकिन मुख्य रूप से हम जिनका अध्ययन करते हैं वह परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं। यदि हम बात करें कि हमारी निर्भरता ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा किस स्रोत पर है, तो वह है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत परिभाषा आप सभी को ज्ञात होगी कि ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग हम प्राचीन काल से परंपरागत तरीके से करते चले आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, जैसे कि बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कोयला, प्राकृतिक गैसें, पेट्रोलियम उत्पाद, तो ये सभी उनके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो एक तो जितने भी परंपरागत ऊर्जा संसाधन हैं उनके जो भंडारण हैं वह कैसे हैं, सीमित हैं, बहुत ही सीमित हैं। दूसरा, उनका यदि हम उत्खनन लगातार तरीके से करते रहे, जिस तरीके से ऊर्जा की मांग बढ़ रही है उस तरीके से यदि हम उनका खनन करते रहे, उनका दोहन करते रहे, तो बहुत ही शीघ्र उनके भंडारण समाप्त हो जाएंगे। तो पहली समस्या तो ये आती है। दूसरी समस्या क्या आती है कि इनके अधिक उपयोग करने से इनसे बहुत सारी विषैली गैसें भी निकलती हैं। क्यों? क्योंकि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं इनमें हाइड्रोकार्बन होते हैं और इनके दहन से बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसें या जो वायुमंडल में तापन वृद्धि के लिए उत्तरदायी गैसें होती हैं उनका उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, जिससे हमें पर्यावरणीय समस्या भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ इनके परिवहन की जो लागत होती है वह बहुत अधिक होती है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं परंपरागत संसाधनों, ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनका उपयोग करने में। दूसरा, इनके विकल्प के रूप में हम यदि गैर परंपरागत या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की बात करें तो अभी तक उन पर निर्भरता जो है वह बहुत कम हो पाई है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो तकनीकी की आवश्यकता है वह तकनीकी अभी इतनी विकसित अवस्था में हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाई है। साथ ही साथ हम इतना भी अन्वेषण उस क्षेत्र में नहीं कर पाए हैं। साथ ही साथ उनके उद्योग जो होते हैं उन्हें लगाने में जो लागत है वह शुरुआत में बहुत ज्यादा आती है। साथ ही साथ जो मानव की जागरूकता है वह बहुत कम है। तो एक तो यह समस्या आ जाती है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो बहुत सीमित हैं और जो असीमित है उनका अन्वेषण नहीं हो पाया है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है बढ़ती हुई जनसंख्या। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि समय जैसे व्यतीत होता जा रहा है, आप देखेंगे कि जनसंख्या में बहुत तीव्र गति से विस्फोट हो रहा है। जिस तरीके से परमाणु में विस्फोट होता है और एक नाभिक से कई नाभिक निर्माण हो जाता है, उसी तरीके से जनसंख्या में भी बहुत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। अनुमान लगाया जाता है कि बहुत ही जल्द विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या के रूप में हमारा भारत देश उभर कर सामने आ सकता है। अभी भी हम जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आते हैं, लेकिन चीन को भी बहुत जल्दी समय में, बहुत कम समय में पीछे छोड़कर हम नंबर 1 पर आने वाले हैं। तो इतनी तीव्र गति से जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, तो उस जनसंख्या की मांग भी जो कि ऊर्जा को लेकर है वह भी बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। अब समस्या यह है कि हमारे पास जो ऊर्जा के संसाधन है, ऊर्जा के स्रोत हैं जिन पर हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं, वह हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो वह कैसे हैं? सीमित मात्रा में है और हमारी ऊर्जा की जो मांग है वह दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो स्रोत सीमित हैं और मांग बढ़ रही है। इससे क्या होता है? ऊर्जा की उपलब्धता में और मांग में जो संतुलन है वह सही नहीं हो पाता। तो इसे सही करने के लिए जो हम मैनेजमेंट अपनाते हैं, जो प्रबंधन अपनाते हैं, जो तरीके अपनाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? हम ऊर्जा प्रबंधन कहते हैं। तो पारिभाषिक दृष्टि से यदि देखें तो वह व्यवस्था जिससे देश में उपलब्ध जो ऊर्जा है तथा ऊर्जा की जो मांग है उसके बीच संतुलन स्थापित करना क्या कहलाता है? ऊर्जा प्रबंधन कहलाता है। क्लियर हुआ? क्या है कि वह व्यवस्था जिससे देश में उपलब्ध ऊर्जा
तथा ऊर्जा मांग के बीच संतुलन स्थापित किया जाए वह क्या कहलाता है? ऊर्जा प्रबंधन कहलाता है। मतलब जो हमारे पास स्रोत हैं, चाहे वह पारंपरिक हो, चाहे वह गैर पारंपरिक हो, चाहे वह वैकल्पिक हो, तो वह स्रोत कितनी मात्रा में ऊर्जा को जनरेट कर सकते हैं या उनसे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी जनसंख्या की ऊर्जा मांग कितनी है, क्या सभी लोगों को सस्ती कीमत पर उच्च गुणवत्तापूर्ण ऊर्जा मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। तो इन चीजों में जो हम व्यवस्था करते हैं कि सभी लोगों को सस्ती कीमतों पर ऊर्जा उपलब्ध हो सके और हमारे जो संसाधन हैं वह भी पर्याप्त मात्रा में बचे रहें ताकि भविष्य की पीढ़ी के लिए ऊर्जा का हम उत्पादन कर सकें, तो यही जो व्यवस्था हम अपनाते हैं उसे ही क्या कहते हैं? ऊर्जा प्रबंधन कहते हैं। यह जो ऊर्जा संरक्षण है और जो ऊर्जा दक्षता है, जिसमें हम ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करते हैं, जो अनर्गल तरीके से ऊर्जा का उपयोग हो रहा होता है, जहां पर जरूरत नहीं होती वहां पर भी ऊर्जा का अधिक उपयोग किया जाता है, तो उस उपयोग को कम करते हुए, मांग को कम करते हुए ऊर्जा की गुणवत्ता बढ़ाना भी इसका क्या है? एक साधन है। क्लियर है? यह ऊर्जा के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने, लागत को कम करने एवं ऊर्जा के इष्टतम उपयोग करने का क्या है? एक तरीका है। यह हमारी जीविका एवं आने वाली पीढ़ी की जीविका के लिए अति आवश्यक है। हम लोगों ने अभी देखा यह दोनों के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि अभी जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या में जो ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, यदि वह मांग की हम पूर्ति परंपरागत संसाधनों से करेंगे, परंपरागत स्रोतों से करेंगे, तो हमारे जो भंडारण हैं वह बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की ओर जाना पड़ेगा, उनमें अन्वेषण को बढ़ाना पड़ेगा, उसमें तकनीकी को बढ़ाना पड़ेगा और उससे हमें ऊर्जा को प्राप्त करना पड़ेगा। क्योंकि जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, उनके भंडारण बहुत असीमित होते हैं। उनका जितना भी चाहे आप दहन करें, उससे पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं पहुंचती है, किसी भी तरीके का पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। साथ ही साथ उनका हम सतत उपयोग भी कर सकते हैं। उनके उपयोग करने से या उपयोग के बाद कोई भी जैविक कचरा उत्पन्न नहीं होता। लेकिन यदि हम जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है इनका उपयोग करते हैं, तो जैसे कोयला होता है, तो कोयले के दहन से बहुत ज्यादा अपशिष्ट मात्रा में पदार्थ भी निकलता है, तो उसका हम निदान नहीं कर पाते, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो ये किसके लिए? वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए, दोनों के लिए क्या है? बहुत जरूरी है। तो क्लियर हुआ ऊर्जा प्रबंधन क्या कहलाता है, परिभाषा और उसकी कुछ विशेषताएं कि ये किसका रूप है और इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाता है। यदि ऊर्जा प्रबंधन आपसे पूछा जाए तो ऊर्जा प्रबंधन के अंतर्गत आप इस चीजों को लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऊर्जा प्रबंधन हेतु उपयुक्त कदम कौन कौन से हैं, कि ऊर्जा प्रबंधन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हमें जीवाश्म ईंधन के संरक्षण हेतु गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। क्योंकि अभी हमारी डिपेंडेंसी किस पर है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर है। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है जीवाश्म ईंधन। क्या है? जीवाश्म ईंधन। वह क्या है? जीवाश्म ईंधन। और जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत क्या क्या आता है? कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, प्राकृतिक गैसें आती हैं। तो इन सभी का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा? सस्ती कीमतों पर पर्यावरण हितैषी यदि ऊर्जा लोगों को उपलब्ध कराना है, अर्थात उच्च गुणवत्तापूर्ण ऊर्जा या एनर्जी हमें उपलब्ध करानी है, तो उसके लिए हमें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करना होगा, उस पर बल देना होगा, उसके लिए तकनीकों की खोज करनी होगी। साथ ही साथ ऊर्जा के अपव्यय को रोककर, ऊर्जा के अपव्यय जिस तरीके से ऊर्जा के द्वारा या तापीय ऊर्जा हो या जल परिवहन के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा हो, इसके द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं? बिजली को प्राप्त करते हैं। और बिजली में हम परंपरागत रूप से जैसे 100 वाट, 200 वाट, 500 वाट के बल्बों का यूज करते थे, जो बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत करते थे और प्रकाश हमें बहुत कम देते थे। तो उनकी जगह पर हम CFL जो नवीन तकनीकी से विकसित हैं, LED बल्बों जैसी तकनीकी का क्या कर सकते हैं? उपयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। इनमें क्या होता है? जो ऊर्जा होती है या फिर जो भी एनर्जी होती है उसका उपभोग बहुत कम होता है और हमारे लिए फायदा बहुत ज्यादा होता है। अर्थात इनपुट बहुत कम होता है और आउटपुट बहुत ज्यादा मिलता है हमें इससे। दूसरा क्या हो सकता है? ऊर्जा वाहक तारों में उच्च गुणवत्ता का विकास कर ऊर्जा संवहन
हानि को न्यूनतम किया जाए। क्योंकि क्या होता है, जब हम बिजली का विकास करते हैं, ऊर्जा का विकास करते हैं, तो उससे हमें बिजली को एक ट्रांसमीटर से दूसरे ट्रांसमीटर तक ले जाना होता है। फिर हमें उन केंद्रों से उस ऊर्जा को क्या करना पड़ता है, उसका वितरण करना होता है। तो जब हम ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिजली के माध्यम से ले जाते हैं, तो ये जो वाहक तार होते हैं जिसके माध्यम से हम इस बिजली को ले जाते हैं, यह क्या होते हैं, निम्न गुणवत्तापूर्ण होते हैं। साथ ही साथ क्या होते हैं, इनसे ऊर्जा की हानि बहुत ज्यादा होती है। तो हमें इनका विकास करना होगा, इसमें उच्च गुणवत्ता वाले तारों का विकास करना होगा, जिससे ऊर्जा और जो बिजली होती है उसकी हानि अपव्यय कम हो, और जितनी मात्रा में ऊर्जा हमने उत्पन्न की है वह उसी मात्रा में बहुत कम हानि के साथ बड़े बड़े केंद्रों तक पहुंच जाए और वहां से लोगों तक उसे पहुंचाया जा सके। तो एक तो हम ये कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ क्या क्या कर सकते हैं, ये भी क्लियर हुआ क्या क्या कदम उठा सकते हैं। सबसे पहला कदम, जो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा है उसको कम कर हमें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, जो अक्षय ऊर्जा स्रोत हैं, उनके ऊपर हमें निर्भरता को बढ़ाना होगा। उसके लिए हमें तकनीकी को बढ़ावा देना होगा, लोगों में जागरूकता का विकास करना होगा। साथ ही साथ जो ऊर्जा का अपव्यय लोग करते हैं बिजली के माध्यम से, तो हमें पुराने जो परंपरागत रूप से हम इन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं उन्हें कम करके नवीन संसाधन, जिसमें जैसे CFL हो गया, LED बल्ब हो गया, इनको बढ़ावा देना होगा, जिससे जो ऊर्जा का अपव्यय है वो कम हो। साथ ही साथ जब ऊर्जा या फिर लाइट का जब विकास किया जाता है, ऊर्जा का विकास किया जाता है, बिजली का विकास किया जाता है, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी ऊर्जा का व्यय होता है। तो उसके लिए हमें उच्च गुणवत्ता युक्त तारों का विकास कर इस अपव्यय को रोकना होगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा का प्रबंधन कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी विकल्प हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं। क्या, लोगों के अंदर जो ऊर्जा की मांग है उसे कम करना होगा। उद्योगों में जो ऊर्जा की खपत बहुत अधिक मात्रा में होती है उसे कम करना होगा। लोगों के अंदर जागरूकता का विकास करना होगा कि लोग जितना उपयोगी हो उतना ही ऊर्जा का उपयोग करें, जितनी उपयोगी हो उतना ही बिजली का उपयोग करें। जो गांव में अभी आप देख रहे हैं हीटरों के माध्यम से जो बिजली का अपव्यय किया जाता है, या फिर जहां पर एक बल्ब की आवश्यकता है वहां पर 10-10 बल्ब जलाए जाते हैं, और जहां पर नहीं भी है वहां पर भी लाइट को जला हुआ छोड़ दिया जाता है, पंखे को चालू छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से हम जागरूकता का विकास करके कि हमें ऊर्जा का अपव्यय नहीं करना, ऊर्जा का संरक्षण करना है, इस तरीके की भावना बच्चों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर और जो वयस्क हैं उनके अंदर जागरूक करके भी हम ऊर्जा का प्रबंधन कर सकते हैं। तो ऐसे आप और भी पॉइंट इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं ऊर्जा प्रबंधन के वास्तव में मुद्दे हैं क्या क्या। हमने देख लिया कि ऊर्जा प्रबंधन क्या है, यह भी देख लिया कि ऊर्जा प्रबंधन के लिए क्या कर सकते हैं। अब यह देख लेते हैं कि आखिर ऊर्जा प्रबंधन के मुद्दे हैं क्या क्या, ऊर्जा प्रबंधन के समक्ष क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो एक, प्रेषण और वितरण में हानि अधिक होती है। प्रेषण क्या होता है, जब किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं या उसके भाव में जो वृद्धि या कमी आती है वह है। और वितरण क्या होता है, जब आप ऊर्जा का वितरण करते हैं तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा की बहुत ज्यादा हानि हो जाती है। और यह हानि लगभग यदि प्रतिशत में देखें तो 40% तक की हानि होती है, जो कि मात्रा में बहुत अधिक है। अर्थात आप 100% यदि ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें से 40% तो ऊर्जा का अपव्यय हो जाता है। अर्थात कितने परसेंट ऊर्जा पहुंचती है, सिर्फ 60% ऊर्जा ही लोगों तक पहुंच पाती है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो क्या है, ऊर्जा का अपव्यय होना, प्रेषण और वितरण में हानि होना। दूसरा, नवीन तकनीकी का अभाव। हम देख रहे हैं कि हमें परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से अपनी निर्भरता को कम कर जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, उन पर अपनी निर्भरता को बढ़ाना होगा। लेकिन वह कैसे बढ़ेगी, उसके लिए हमें तकनीकी का विकास करना होगा, क्योंकि जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं उनमें हमारे पास तकनीकी का क्या है, अभाव है। इसलिए हमें तकनीकी का क्या करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा। और इस विकास के लिए हमें तकनीकी हस्तांतरण की आवश्यकता है और उसमें हमें वैश्विक स्तर पर भागीदार होना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी समस्या क्या हो जाती है, तकनीकी की समस्या आ जाती है। इसके कारण ही हम परंपरागत स्रोतों से अपनी ऊर्जा को कम करके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर नहीं निर्भर हो पा रहे हैं। तकनीकी का महंगा होना।
अब मान लीजिए कि आपने तकनीकी का विकास कर भी लिया, तो जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में लगने वाली तकनीकी हैं वह बहुत महंगी होती हैं। क्यों? एक तो हम उनका विकास देशीय स्तर पर नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए हमें विदेशों पर निर्भर करना पड़ता है, और विदेशों पर जब हम निर्भर करते हैं तो जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है एक तो वह कम होता जाता है, दूसरा क्या होता है, तकनीकें जो होती हैं वो महंगी होती हैं, लगाना जो होता है वह बहुत महंगा होता है। हाँ, हाल ही में बात यह है कि एक बार लग जाए तो उसके बाद इनका जो खर्चा होता है बहुत कम होता है, लेकिन इन्हें स्थापित करना क्या होता है, बहुत महंगा होता है। फिर जन जागरूकता का अभाव, लोगों को ऊर्जा की खपत के विषय में वास्तविक जानकारी है ही नहीं कि ऊर्जा का उत्पादन किस तरीके से होता है, किन माध्यमों से होता है, इसके भंडारण कैसे हैं और इनका अधिक उपयोग करने से क्या हानि हो सकती है, पर्यावरण पर इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है और इससे हमारे स्वास्थ्य पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इन सब की जानकारी जनता तक नहीं है। यदि जनता जागरूक हो जाती है, जनता शिक्षित हो जाती है, जनता को समझ में आ जाता है कि जितनी ऊर्जा उन्हें आवश्यकता है उतनी ही वो उसका उपयोग करें, अन्यथा अनर्गल तरीके से ऊर्जा का अपव्यय ना करें। यदि इस तरीके की जागरूकता उनमें पहुंच जाए तो हम ऊर्जा प्रबंधन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि जो भारत है, भारत में शिक्षा की दर बहुत कम है, शिक्षित व्यक्ति बहुत कम है, और जितने हैं भी उनमें भी ऊर्जा से संबंधित जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। तो जो जन जागरूकता है ऊर्जा से संबंधित, उसका अभाव भी बहुत ज्यादा है। नवीन तकनीकों में वित्तीय जोखिम अधिक है। जब हम नवीन तकनीकों को स्थापित करते हैं तो उसमें वित्तीय जोखिम बहुत अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ये वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं, अर्थात इन पर विकास प्रक्रिया अभी चल रही है, इन पर अभी जो अन्वेषण है वो चल रहा है, सही तरीके से इस पर अभी अन्वेषण पूर्ण तरीके से नहीं हो पाया है। तो यदि हम पूर्णतः इन पर डिपेंड होते हैं तो उसमें जोखिम भी बहुत ज्यादा हो सकता है। हो सकता है कि आपने कोई उद्योग डाला है जिसके माध्यम से हम नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, चाहे सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो या जल विद्युत ऊर्जा हो, इसके माध्यम से जब आप ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं और पता चला आपका जो संयंत्र है वो खराब हो जाए, आपकी तकनीकी सही तरीके से कार्य ना कर पाए, तो इसमें भी क्या होता है, जोखिम बहुत अधिक होता है। फिर घरेलू क्षमताओं का अपूर्ण दोहन। जो घरेलू क्षमताएं होती हैं, घरेलू स्तर पर जब हम परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके छोटे से स्तर पर ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, इसमें आप गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि छोटे छोटे आप सोलर सेल जो होते हैं, उनकी तख्तियां होती हैं, इनके माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। जैसे कि गाय का गोबर होता है, जलाऊ लकड़ी होती है, इनके माध्यम से भी हम ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये जो क्षमताएं होती हैं, घरेलू क्षमताएं, इनका भी हम क्या करते हैं, अपूर्ण दोहन हो पाता है, इनका भी हम सही तरीके से दोहन नहीं कर पाते हैं। मांग आपूर्ति में अंतर। मांग आपूर्ति अर्थात जितना ऊर्जा में उत्पादन होना चाहिए और जितनी मांग है, इन दोनों में संतुलन नहीं बैठ पाता। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो सीमित हैं और उनके माध्यम से जो हम ऊर्जा का उत्पादन कर पा रहे हैं वो बहुत कम मात्रा में कर पा रहे हैं। और जो आपकी जनसंख्या है वह बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, उसमें तो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है, और उस जनसंख्या के बढ़ने से ऊर्जा की मांग भी बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है, इन दोनों में जो संतुलन है वह बैठा पाना मुश्किल हो रहा है। नीतिगत और नियामक बाधाएं। ऊर्जा से संबंधित बहुत कंपनियां जो होती हैं, ऊर्जा का उत्पादन करना चाहती हैं, ऊर्जा का वितरण करना चाहती हैं, उनके लिए बहुत सारे नियम कानून होते हैं। तो नियम कानून और नियामक में क्या होती हैं, बहुत बाधाएं होती हैं। बहुत सारे जो संगठन होते हैं, बहुत सारे मंत्रालय होते हैं जो ऊर्जा से संबंधित होते हैं, उनमें एकीकरण की समस्या होती है, एकीकरण नहीं होता है उनमें। तो इनमें क्या होता है, लेट लतीफी होती है, कार्यों में लेट लतीफी होती है, नियम बनाने में लेट लतीफी होती है और नियम को लागू करने में भी लेट लतीफी होती है। तो ये सभी क्या हैं, ऊर्जा प्रबंधन से संबंधित मुद्दे हैं। यदि इन मुद्दों का समाधान कर लिया जाए तो हम बहुत आसान तरीके से ऊर्जा का प्रबंधन कर सकते हैं। तो आप सभी को समझ में आया कि ऊर्जा प्रबंधन से संबंधित मुद्दे कौन कौन से हैं। एक है प्रेषण और वितरण में हानि, जो कि बहुत ज्यादा होती है, 40% तक होती है। दूसरा, नवीकरणीय तकनीकों का अभाव है। अभी तक हम जो नवीकरणीय तकनीक हैं या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, उनसे यदि हम ऊर्जा का उत्पादन करना चाहें तो उनके लिए जो भी तकनीकें लगती हैं उनका अभाव है। साथ ही साथ तकनीकों का महंगा होना, जो भी इनमें तकनीकें लगती हैं वो कैसी होती हैं, बहुत महंगी होती हैं और इनके लिए हमें विदेशों पर निर्भर होना होता है। साथ ही साथ लोगों में जागरूकता का अभाव है। नवीन तकनीकों के में वित्तीय जोखिम बहुत अधिक होता है। साथ ही साथ घरेलू क्षमताओं का अपूर्ण दोहन होता है और मांग आपूर्ति में अंतर बना रहता है। मांग के अनुरूप हम ऊर्जा की आपूर्ति नहीं कर पाते हैं और नीति और नियामक बाधाएं आती रहती थी। तो ये क्या है, ऊर्जा प्रबंधन से संबंधित मुद्दे हैं। अब बात कर लेते हैं कि ऊर्जा संबंधन की चुनौतियां क्या हैं। मुद्दे तो हमने देख लिए, अब चुनौती की बात कर लेते हैं।
तो ऊर्जा प्रबंधन की बात करें तो उसमें दो प्रकार की चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है। एक आंतरिक चुनौती जो देश के अंदर से उत्पन्न होती है और एक होती है बाह्य चुनौती जो देश के बाहर से उत्पन्न होती है। आंतरिक चुनौती और बाह्य चुनौती क्या है, तो मैंने आपको परिभाषा बताया कि जो अंदर उत्पन्न हो रही है, अंदर कैसे होती हैं। देखिए, जो भंडारण है वो बहुत सीमित है, देश के अंदर क्या है, भंडारण बहुत सीमित है। दूसरा, भंडारण जो है वह किसके हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत के हैं, बहुत सीमित, और हमारी जो निर्भरता है वह उन्हीं पर बहुत ज्यादा है। तो जब निर्भरता उन पर बहुत ज्यादा है और जनसंख्या इतना तीव्र गति से बढ़ रही है जिससे ऊर्जा की मांग भी बढ़ रही है, तो हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर निर्भरता और बढ़ाते जा रहे हैं, उनका खनन और ज्यादा करते जा रहे हैं, जिससे जो भंडारण है बहुत तीव्र गति से समाप्त होते जा रहे हैं। तो आंतरिक चुनौतियां इस तरीके से उभर कर सामने आती हैं। साथ ही साथ इन परंपरागत जो स्रोत हैं इनके दोहन करने से पर्यावरण संबंधी समस्या भी आती है, इनसे निकलने वाले जो अपशिष्ट होते हैं उनके निस्तारण की भी समस्या आती है। तो इस तरीके की जो समस्याएं जो देश के अंदर उत्पन्न होती हैं उन्हें आंतरिक चुनौतियों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। बाह्य चुनौती क्या होती है, जैसे कि हमें ऊर्जा की पूर्ति के लिए जो कि हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हमें किस पर निर्भर होना होता है, विदेशों पर निर्भर होना होता है। अब जब विदेशी मार्केट पर हम ऊर्जा के आयात के लिए निर्भर होते हैं और यदि ऊर्जा के क्षेत्र में विदेशी स्तर पर यदि उतार चढ़ाव आता है, चाहे तेल की कीमतें हो, चाहे कोई भी संकट, आर्थिक संकट हो रहा हो, यदि विश्व स्तर पर कोई आर्थिक संकट आता है और उसका प्रभाव यदि किसी ऊर्जा संसाधनों पर पड़ता है, चाहे वह तेल हो, पेट्रोलियम हो या गैसें हो, तो उसका प्रभाव भारत पर भी देखने को आता है। साथ ही साथ चीन जैसे देश जो कि अधिकरण कर रहे हैं ऊर्जा के क्षेत्र में, उसका प्रभाव भी हम पर देखने को आता है। साथ ही साथ ऊर्जा के क्षेत्र में जो भी हम विदेशों के साथ रणनीति बना रहे हैं वह भी सही तरीके से पास नहीं हो पा रही हैं, तो यह भी समस्याएं हमें विदेशी स्तर या बाह्य स्तर पर देखने को मिलती हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं हम आंतरिक चुनौती की कि ऊर्जा प्रबंधन के संबंध में आंतरिक चुनौती कौन कौन सी है। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर ज्यादा निर्भर होना, हम क्या है, हमारी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, जिसमें जीवाश्म ऊर्जा के स्रोत आते हैं, जीवाश्म ऊर्जा आती हैं जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें हैं। तो इसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कि कोयले से संबंधित समस्याएं। कोयले से संबंधित क्या समस्याएं आती हैं, जैसे एक तो कोयले के भंडारण जो है बहुत सीमित होते हैं। यदि हम उनका खनन जिस मात्रा में अभी वर्तमान में कर रहे हैं या जिस मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ रही है उस मात्रा की पूर्ति करने हेतु यदि हम कोयले का खनन करेंगे तो जो भंडारण है वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। दूसरी कोयले से संबंधित क्या समस्या आती है, इसके परिवहन की समस्या। जब हम इनका खनन करते हैं और तापीय विद्युत केंद्रों तक कोयले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो इससे लागत भी बहुत ज्यादा आती है, परिवहन की लागत बहुत ज्यादा आती है। तो दूसरी समस्या ये होती है। तीसरा, जब यह तापीय केंद्रों पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर इसका दहन होता है और तापीय प्रक्रिया के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, बिजली का निर्माण किया जाता है। तो जब तापीय प्रक्रिया के द्वारा बिजली का निर्माण होता है जो कि बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो कोयले के दहन से बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। अपशिष्ट पदार्थ के साथ साथ कुछ अपशिष्ट गैसें भी निकलती हैं जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, वायुमंडलीय तापन में वृद्धि करती हैं, ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाती हैं, ग्रीन हाउस गैसों के रूप में कार्य करती हैं, अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित करती हैं, उसको बढ़ाती हैं। तो एक तो पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाती हैं, क्या बढ़ाती हैं, पर्यावरण प्रदूषण, और दूसरा क्या कर रही हैं, इनसे निकलने वाला जो अपशिष्ट होता है, क्या होता है, अपशिष्ट होता है, उसके जो निष्कर्षण होता है, जो अपशिष्ट का निवारण होता है उसके करने में समस्या आती है। जैसे इससे राख निकलती है बहुत ज्यादा मात्रा में, चारकोल निकलता है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो इसका उपयोग हम कहां करें या इसको हम कहां पर ले जाके दफन करें, इसकी समस्या भी बहुत ज्यादा आती है। दूसरा क्या होता है, बिजली की क्या होती है, बर्बादी। अब लोगों को जब बिजली उपलब्ध कराई जाती है तो लोग उसका सही तरीके से उपयोग नहीं करते और उपयोग ना करने के कारण उसकी बर्बादी बहुत ज्यादा करते हैं। मान लीजिए एक बल्ब की आवश्यकता है और लोग एक बल्ब की जगह 4-4 बल्बों का यूज करते हैं, और वो भी ऐसे बल्ब जो सबसे ज्यादा ऊर्जा का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, अर्थात बहुत ज्यादा वाट के होते हैं, 100 वाट के बल्ब, 60 वाट के बल्ब, 200 वाट के बल्ब, इस तरीके के बल्बों का उपयोग करके ऊर्जा की हानि बहुत ज्यादा करते हैं। साथ ही साथ जहां पर फैन चलाने की आवश्यकता नहीं है, जहां पर कूलर चलाने की आवश्यकता नहीं है, जहां पर लाइट की आवश्यकता नहीं है, जैसे दिन के समय
आपको लाइट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को पता है कि हमें बिल कम लग रहा है, तो वह क्या करते हैं, ऊर्जा की बर्बादी करते हैं। किसानों को भी बिजली में यदि सब्सिडी मिल जाती है, उनका भी कर्ज माफ हो जाता है, तो वो भी क्या करते हैं, जो उनके पंप होते हैं उनको भी बहुत अधिक मात्रा में चलाते रहते हैं, चालू छोड़ देते हैं, जिससे भी क्या होती है, ऊर्जा की बहुत बर्बादी होती है। क्योंकि ऊर्जा का उत्पादन तो एक सीमित मात्रा में हो रहा है, नियंत्रित मात्रा में हो रहा है, ऊर्जा फिक्स लोगों को पहुंचाई जा रही है, लेकिन एक वर्ग उस ऊर्जा का उपयोग बहुत ज्यादा कर रहा है, तो दूसरा वर्ग जो ऊर्जा का उपयोग करना चाह रहा है और ऊर्जा क्या है, फिक्स हो रही है, तो यदि मात्रा ज्यादा यहां पर आ गई तो यहां पर मात्रा कैसी पहुंचेगी, कम पहुंचेगी, तो ये जो है ऊर्जा से ये वाला वर्ग अछूता रह जाएगा। साथ ही साथ ऊर्जा का जो चार्ज होता है वह महंगा होता जाता है। गांव स्तर में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मीटर नहीं लगाते या मीटर का उपयोग नहीं करते। वो क्या करते हैं, तार जो निकले होते हैं बिजली के तार, उसमें जो डग्गी होती है उसमें फंसा के सीधा उपयोग करते हैं। अब जब उनको बिल नहीं लग रहा होता है तो वह हीटर का भी उपयोग करते हैं, पानी गर्म करने के लिए हीटर का उपयोग करते हैं, खाना बनाने के लिए हीटर का उपयोग करते हैं, और ये हीटर जो होते हैं बहुत ज्यादा बिजली का उपभोग करते हैं। तो इससे गांव में बिजली का उपभोग बहुत ज्यादा होता है और वहां से आमदनी बहुत कम होती है। और शहरों में जहां पर बिजली पहुंचानी होती है, जहां पर मीटर लगे होते हैं, वो जहां पर लोग पे सही समय पर करते हैं, ऊर्जा का उपयोग सही समय पर करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, बिजली की दर बहुत ज्यादा कर ली जाती है। क्योंकि जो बिजली उत्पादक कंपनियां होती हैं उनके लिए तो जो आवश्यकता है पैसों की वह तो कहीं ना कहीं से पूरा करेंगे, तो वह क्या करते हैं, जो यहां बर्बादी हो रही होती है उसका चार्ज भी वो कहां पर जोड़ देते हैं, शहरों की ओर जोड़ देते हैं। तो यहां पर जो ऊर्जा का भार है वह शहरी लोगों पर बहुत ज्यादा पड़ जाता है, या ग्रामीण स्तर पर भी जो बिल को पे करते हैं उन पर इसका भार बहुत ज्यादा पड़ जाता है। तो 10 रुपए यूनिट, 20 रुपए यूनिट, इस तरीके की यूनिटें इनसे वसूली जाती हैं, जिससे क्या होता है, जिससे लोगों की जेब पर भी खर्चा बढ़ता है। साथ ही साथ हम वाहनों को संचालित करने के लिए वर्तमान समय में जो वाहन चल रहे हैं वह कैसे होते हैं, या तो डीजल चलित होते हैं या फिर पेट्रोल चलित होते हैं। और आजकल की दुनिया थोड़ी सी लग्जरी वाली दुनिया है, इसमें व्यक्ति अकेला सफर करना ज्यादा सहज महसूस करता है, यह उसकी शान शौकत के अनुरूप होता है। तो व्यक्ति क्या करता है, परिवहन के लिए जो सार्वजनिक परिवहन है, जैसे कि सार्वजनिक बसें होती हैं, सार्वजनिक ट्रेनें होती हैं, सार्वजनिक गाड़ियां होती हैं, उनका उपयोग नहीं करते। वो क्या करते हैं, एक स्थान से यदि उसको दूसरे स्थान तक जाना है तो वह 4 व्हीलर को लेके जाता है और एक ही इंसान बैठ के जाता है, ना तो वह उस सवारी में साझा करता है। मान लीजिए किसी गाड़ी से जा रहा है और कोई और व्यक्ति को भी उधर जाना है, तो वह उनको साझा नहीं करता कि चलो हम साथ में ही चलते हैं, नहीं, वो अकेले अकेले जाएंगे। इससे क्या हो रहा है, जो पथवे होता है, जो रास्ता होता है, उस पर जो वाहन है उनकी भीड़ बढ़ती जा रही है। भीड़ बढ़ने से एक तो एक्सीडेंट की समस्या हो रही है, दूसरा ईंधन के दहन से बहुत ज्यादा मात्रा में एक सीसा और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो इससे पर्यावरण को भी हानि हो रही है। साथ ही साथ जो भारत है इसमें जो खनिज तेल है या गैसें हैं, इनके जो भंडारण है बहुत कम मात्रा में है, तो हमें तेल के आयात के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना होता है, जो कि पूर्वी एशियाई देश हैं, जैसे कि यमन हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, हमें इन पर डिपेंड होना होता है। तो यदि यहां पर कुछ भी हलचल होती है, आर्थिक गतिविधियों में कोई भी उतार चढ़ाव होता है, तो उसका सामना हमें करना होता है, अर्थात हमारी जो तेल आयात होता है उस पर भी भार बहुत ज्यादा पड़ता है। साथ ही साथ जो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार होता है वह धीरे धीरे समाप्त होता जाता है, जिससे हमारा जो राजकोषीय घाटा है वह बढ़ता जाता है। दूसरा, जो प्राकृतिक गैसें होती हैं, हम क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए अभी भी हम लकड़ियों का उपयोग करते हैं, अभी भी हम कोयले का उपयोग करते हैं, और बहुत सारा अब हम धीरे धीरे अब हम जो सीएनजी होती है या फिर जो एलपीजी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, इसके पास हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ने पर भी हम इसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ जो बिजली चलित वाहन हैं, इनका उपयोग हम सही तरीके से नहीं कर पा रहे, या इन्हें चलाने के लिए जो तकनीक की आवश्यकता है उसका हम विकास नहीं कर पा रहे। तो ये क्या है, एक आंतरिक चुनौती के रूप में हमारे सामने उभर कर आता है। और आंतरिक चुनौती क्या होती है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसों का अधिक उपयोग होने से कार्बन उत्सर्जन की समस्या सामने आ रही है, क्योंकि जब आप इनका दहन करते हैं तो इससे कार्बन उत्सर्जन का बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन होता है। परंपरागत स्रोतों का उत्पादन कम होना, जिससे इनके आयात पर निर्भर होना और चालू घाटा में वृद्धि होना। अभी मैंने आपको बताया कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत की बात करें, चाहे उसमें कोयला हो,
चाहे उसमें प्राकृतिक गैसें हों, चाहे पेट्रोलियम हो। इसमें हम क्या है, ये भंडारण जो है बहुत कम है हमारे पास, और इसके लिए हमें अधिक मात्रा में दूसरे देशों पर निर्भर होना होता है। और जब आप दूसरे देशों के लिए इसके मात्रा में कुछ धन उपलब्ध कराते हैं या उसके लिए पैसा उपलब्ध कराते हैं, तो वो आपको किस में देना होता है, विदेशी मुद्रा में देना होता है। तो हमारे पास जो विदेशी मुद्रा होती है उसकी मात्रा कम होती जाती है। साथ ही साथ क्या होता है, जो चालू घाटा है वह बढ़ता जाता है। तो एक ये भी समस्या आपके सामने आ जाती है। ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु स्किल्ड मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी होना, अर्थात ऊर्जा संसाधन का यदि हम विकास करना भी चाहें तो हमारे पास जो स्किल्ड मैन पावर है, अर्थात जो व्यक्ति है वह शिक्षित नहीं है या इस तरीके से जागरूक नहीं है कि वह नवीनीकृत ऊर्जा संसाधनों के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाए या उनका उपयोग करे या उसके विकास में योगदान दे, तो हमारे पास स्किल्ड मैन पावर नहीं है। हमारे पास जो लेबर है वो तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वह स्किल्ड नहीं है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, जिसके माध्यम से हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास नहीं कर पा रहे हैं। ऊर्जा सुलभता बढ़ाने हेतु एनर्जी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभाव है। एनर्जी ट्रांसपोर्ट, हम किस तरीके से ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएं, इसके लिए भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है उसकी भी हमारे पास क्या है, कमी है। साथ ही साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की जो तकनीक है उसकी भी कमी है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के विकास करने के लिए जो उपयुक्त तकनीकी होती है वह भी हमारे पास उपयुक्त मात्रा में नहीं है। तो ये क्या है, सभी यह आंतरिक चुनौतियां हैं जो आपको देश के अंदर देखने को मिलती हैं। बाह्य चुनौतियों की बात कर लेते हैं तो भारत पर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजारों का सीधा असर पड़ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो तेल के भंडारण है वह सीमित मात्रा में है और हमें इनका आयात बहुत अधिक मात्रा में करना होता है। वर्तमान परिदृश्य में देखें तो भारत बहुत ज्यादा तेल संसाधनों का उपयोग कर रहा है। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बहुत ज्यादा कमी है और जो पेट्रोल और डीजल चलित वाहन हैं इनकी बहुत ज्यादा अधिकता है, और बहुत ज्यादा अधिकता होने के कारण हमें तेलों का क्या करना होता है, आयात करना होता है। और जब अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कोई उतार चढ़ाव आता है तो उसका असर सीधा हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और भारत के अंदर भी हमें वह असर देखने को मिलता है। आईपीआई क्या है? ईरान, पाक, भारत, इन तीनों के बीच में एक तेल पाइप योजना चल रही है, तेल पाइपलाइन बिछाने की योजना चल रही है। साथ ही साथ तापी क्या है? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और भारत, इन देशों के बीच में जो गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है वह भी पूर्ण मात्रा में विकसित नहीं हो पाई, वह भी अधर में लटकी हुई है। यदि ये पाइपलाइन बिछ जाती है तो जो तेल है वह उसके जो परिवहन की लागत बहुत ज़्यादा आती है एक देश से दूसरे देश में ले जाने में। साथ ही साथ समुद्रों में रिसाव के कारण जो अधिप्लवन की समस्या आती है उन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है और तेल की कीमतों में कमी आ सकती है। लेकिन यह योजनाएं भी पूर्ण नहीं हो पाई हैं, यह भी अधर में लटकी हुई हैं। चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना ने भी ऊर्जा क्षेत्र में क्या है, चुनौती प्रस्तुत की है। तो यह समस्याएं क्या हैं? बाह्य चुनौतियां हैं जो विदेशों द्वारा हमारे भारत पर उत्पन्न की गई हैं, और अभी हमने जो देखी थी वह आंतरिक चुनौतियां हैं। तो इस तरीके से ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में दो प्रकार की चुनौतियां आती हैं, एक आंतरिक स्तर पर भी आती हैं और एक बाह्य स्तर पर भी आती हैं। क्लियर हुआ? चलिए बात कर लेते हैं ऊर्जा प्रबंधन से संबंधित नीति, योजनाएं और कार्यक्रम की सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा आखिर ऊर्जा प्रबंधन के लिए कौन कौन सी नीतियां बनाई गई हैं, कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं और कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि ऊर्जा का प्रबंधन किया जा सके। तो इसके लिए राष्ट्रीय ऊर्जा नीति बनाई गई है जिसका उद्देश्य क्या है, न्यूनतम लागत पर ऊर्जा की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना। यह क्या करती है, न्यूनतम लागत पर, आखिर लागत कम हो और ऊर्जा की जो पर्याप्त आपूर्ति है, लोगों की जो मांग है उस मांग को पूरा किया जाए ऊर्जा के क्षेत्र में। साथ ही साथ ऊर्जा आपूर्ति में आत्मनिर्भरता हासिल करना, अर्थात हमें ऊर्जा के जो स्रोत डेवलप करना है उनके लिए हमें विदेशों पर निर्भर ना रहना पड़े, अर्थात हम स्थानीय स्तर पर, देशीय स्तर पर आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर लें, अर्थात देशीय स्तर पर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ा दें। तो राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के अंतर्गत ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं या ऐसे सुझाव आप प्रस्तुत किए गए हैं जिससे कि न्यूनतम लागत पर ऊर्जा की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, साथ ही साथ ऊर्जा आपूर्ति में आत्मनिर्भरता हम हासिल कर सकें। फिर समेकित ऊर्जा नीति बनाई गई है इसे योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया है। किसने तैयार किया है? योजना आयोग ने इसे तैयार किया है। कब किया?
26 दिसंबर 2008 को इसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य है आगामी 25 वर्षों में 9% विकास दर हेतु आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध कराना। अर्थात हमारी जो जीडीपी है या हमारे देश की जो विकास दर है वह बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़े और इसके लिए हमें जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है वह हमें उपलब्ध कराना है। तो वह किस तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी उसके लिए दिशा निर्देश किसके अंतर्गत प्रस्तुत कराए गए हैं? समेकित ऊर्जा नीति के तहत प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018, यह नीति 2018 में लाई गई थी। इसके माध्यम से जो जैव अवशिष्ट होते हैं उनका सही तरीके से उपयोग किया जाए और उनके माध्यम से एथेनॉल और जो जैव ईंधन है उसका उपयोग बढ़ाया जाए या उसका उत्पादन बढ़ाया जाए, इसके दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि कृषि अपशिष्ट के द्वारा गन्ने की खोई, गन्ने का रस या फिर धान की भूसी या बहुत सारे अपशिष्ट निकलते हैं जिनके दहन से या जिनके माध्यम से हम एथेनॉल को बना सकते हैं। साथ ही साथ हम जो जैव ईंधन है उसका भी निर्माण कर सकते हैं। हम जट्रोफा के माध्यम से जैव ईंधन का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? स्थानीय स्तर पर ईंधन की मात्रा या ऊर्जा की मात्रा में डेवलप कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तो उसे बढ़ाने के लिए जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं वो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के अंतर्गत दिए गए हैं। फिर राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015 में लाई गई थी, जिसके माध्यम से जो अपतटीय क्षेत्र हैं उसमें चलने वाली जो पवनें होती हैं वहां पर पवन ऊर्जा संयंत्र लगाकर पवन से हम ऊर्जा को बना सकें। तो इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए थे, इसके लिए नीति बनाई गई थी। राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति 2018 में लाई गई थी। ऐसी ही उदय योजना, इसका प्रारंभ 5 नवंबर 2015 में किया गया था। इसका उद्देश्य था बिजली वितरण कंपनियों की परिचालन क्षमता में सुधार करना। बिजली वितरण कंपनियों की परिचालन क्षमता में मतलब जो बिजली उत्पन्न कर रही हैं ऐसी कंपनियां हैं, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब उस बिजली को पहुंचाती हैं तो उसमें उनकी लागत बहुत ज़्यादा होती है, साथ ही साथ ऊर्जा का अपव्यय भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसका अपव्यय बहुत ज़्यादा ना हो, साथ ही साथ वह ऊर्जा उतनी ही मात्रा में उस स्थान पर पहुँच जाए। तो इसके लिए जो भी सुधार हो सकें वह सुधार करने के दिशा निर्देश इस योजना के अंतर्गत दिए गए हैं। बिजली की लागत में कमी आना, कि बिजली उत्पादन करने में जो लागत लगती है उसमें कमी लाई जाए। साथ ही साथ वितरण कंपनियों की ब्याज लागत में कमी आना। जो वितरण कंपनियां होती हैं जो ठेके पर इस काम को ले लेती हैं उनमें भी ब्याज दर में क्या ली जाए? कमी ली जाए, उन्हें भी कम ब्याज पर राशि मुहैया कराई जाए। बात कर लेते हैं सौभाग्य योजना की। सौभाग्य योजना में क्या किया गया है? इसमें घरेलू विद्युतीकरण सुनिश्चित करने हेतु इसे बनाया गया। ध्यान रखिएगा, जो घरेलू विद्युतीकरण है उसमें शहरों और ग्रामीण दोनों ही स्तर के जो घर हैं उनको समाहित किया गया है। इसे शहरी स्तर पर और ग्रामीण स्तर दोनों पर लागू किया गया है इस योजना में। और इसमें सुनिश्चित किया गया है कि जो विद्युतीकरण है उसका उपयोग लोग किस तरीके से करें और कितने लोगों को किस मात्रा में बिजली उपलब्ध कराई जाए। तो क्लियर है, इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं सरकार के द्वारा और सरकार ने विभिन्न समय पर ऊर्जा प्रबंधन हेतु बहुत सारे कार्य भी किए हैं। अब यदि मध्य प्रदेश स्तर पर आता है तो मध्य प्रदेश की बात अलग है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं उनका आप कलेक्शन कर लीजिएगा। उन्हें मैंने डिटेल में आपको प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पढ़ाया हुआ है। बाकी मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं पूछा जाएगा। ये जो योजनाएं हैं भारतीय स्तर पर भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये तो बात हुई ऊर्जा प्रबंधन से संबंधित चीजों की कि ऊर्जा प्रबंधन क्या है और इसके संबंध क्या मुद्दे और क्या चुनौतियां हैं और सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं। अब और भी बातें हैं कि आखिर क्या क्या किया जाना चाहिए जिससे कि ऊर्जा प्रबंधन संबंधी जो मुद्दे और चुनौतियां हैं उनसे हम निपट सकें। अर्थात उनसे निपटने के लिए इनके अलावा भी क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो चलिए इसे हम समझ लेते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? शहरों में सभी स्ट्रीट लाइट्स और सौर ऊर्जा से जलनी चाहिए। जो भी स्ट्रीट लाइट्स हैं जो सड़कों पर लगी होती हैं जो कि अभी बिजली के माध्यम से जलती हैं और यह बिजली कहां से प्राप्त की जाती है? यह तापीय ऊर्जा संयंत्रों से प्राप्त की जाती है। और तापीय ऊर्जा संयंत्र किस पर निर्भर होते हैं? कोयले पर निर्भर होते हैं। तो इससे परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। और यदि हम जो शहरों की स्ट्रीट लाइट है इसमें यदि हम सौर ऊर्जा पैनल को लगा दें जो दिन के समय सौर ऊर्जा के माध्यम से चार्ज होते रहें और रात के समय यह स्वतः चालू होकर हमें प्रकाश उपलब्ध कराएं, तो इससे हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत में जो कोयला पर निर्भर हैं वह निर्भरता धीरे धीरे कम होने लगेगी। जिससे जो तापीय ऊर्जा संयंत्र पर भार ऊर्जा का बढ़ रहा है वह भार क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा और इसके भार कम होने से बहुत फायदे हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे? देखिए, एक तो पर्यावरण प्रदूषण करने वाली गैसों का उत्पादन कम होने लगेगा। दूसरा, जो अपशिष्ट अब कोयले के दहन से हो रहा है वही भी कम हो जाएगा। तीसरा, जो भंडारण सीमित हैं, जो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, वह भंडारण भविष्य के लिए बचे रहेंगे। और क्या होगा? हमारे पास तकनीकी भी उपलब्ध होने लगेगी। हम जब परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से अपना हाथ खींचने लगेंगे तो हमारा दिमाग नवीकरणीय या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने लगेगा, तेजी से दौड़ने लगेगा। हम इस तरीके से अपनी सोच को डेवलप करने लगेंगे कि किस मात्रा से हम और सस्ते तरीके से और इस तरीके से ऊर्जा को प्राप्त कर सकें जो कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से प्राप्त हों। सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र के लिए भी निर्माण को प्रोत्साहन देना होगा। अर्थात सरकार अभी सार्वजनिक क्षेत्रों में निर्माण को प्रोत्साहन देती है, ऊर्जा निर्माण को प्रोत्साहन देती है, लेकिन इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाकर निजी क्षेत्र को भी सरकार को समर्थन प्रदान करना होगा। साथ ही साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हेतु ऊर्जा सुरक्षा योजना बनानी होगी। अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के द्वारा हम किस तरीके से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और उसे किस तरीके से वितरण कर सकते हैं, इसके लिए भी हमें क्या करनी होगी? योजना बनानी होगी। ऊर्जा क्षेत्र में निजी हिस्सेदारी को बढ़ाना होगा, क्योंकि क्या है, ऊर्जा क्षेत्र में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है सरकार की और सरकार को इसमें घाटा बहुत ज्यादा हो रहा है और उसके जो वर्कर होते हैं सही तरीके से कार्य भी नहीं करते हैं, जिससे ऊर्जा का उत्पादन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। और यदि हम ऊर्जा के क्षेत्र में जो निजी हिस्सेदारी है इसको बढ़ा देते हैं तो जो ऊर्जा में लागत आती है जिसका बोझ सरकार पर सीधा पड़ता है वह बोझ सरकार पर नहीं पड़ेगा, जिससे जो राजकोषीय घाटा हो बढ़ रहा है वो राजकोषीय घाटा में भी कमी आएगी। सरकार को जो घाटा हो रहा है उस घाटे में भी कमी आएगी। साथ ही साथ जब निजी हिस्सेदारी बढ़ेगी तो यह निजी लोग क्या करेंगे? नवीन तकनीकों के विकास के लिए भी कार्य करेंगे। यह अपने फायदे के लिए बहुत कम मात्रा में बिजली का क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे, जिससे पर्यावरण को प्रदूषण भी कम होगा। तो ऐसे हम इन विभिन्न तरीकों को अपनाकर जो ऊर्जा प्रबंधन से संबंधित जो मुद्दे और चुनौतियां हमारे समक्ष आ रहे हैं उन चुनौतियों को, उन मुद्दों को हम कम कर सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे और भी उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि हम जन जागरूकता को बढ़ा सकते हैं। जब जन जागरूकता बढ़ जाएगी, लोगों को जब बिजली की अहमियत का पता हो जाएगा तो वह उस तरीके से उसका उपयोग करने लगेंगे। वह कम ऊर्जा खपत वाली लाइटों का उपयोग करने लगेंगे। वो जो नवीन भवनों का निर्माण होता है वह ऊर्जा प्रबंधन के अंतर्गत उन भवनों का निर्माण करेंगे, ताकि दिन के समय जो ऊर्जा की प्राप्ति है वह कहां से होने लगे? वह उनको प्राप्त हो सूर्य के माध्यम से, और रात में जो होता है उसमें कम वाट वाली लाइटों का वह उपयोग करने लगेंगे। तो इससे क्या होगा? आप जब जागरूकता का विकास करेंगे तो लोग जो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता है उसको कम करके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने लगेंगे। साथ ही साथ जो ऊर्जा का अपव्यय हो रहा है उस ऊर्जा के अपव्यय को भी क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो इस तरीके से जो ऊर्जा प्रबंधन वाला टॉपिक है वह समाप्त होता है। इससे किसी भी तरीके के प्रश्न हो, चाहे वह 3 नंबर के हो, चाहे वह 5 नंबर के हो, चाहे वह 11 नंबर के हों, आपके सभी कवर हो जाएंगे। यहां प्रश्न की प्रकृति में बता देता हूं कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो सीधा आ सकता है कि ऊर्जा प्रबंधन से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां क्या हैं, इनके निवारण हेतु क्या उपाय किए जाने चाहिए। या फिर प्रश्न बन सकता है कि ऊर्जा प्रबंधन से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां क्या हैं, इनके निवारण के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं। या फिर प्रश्न बन सकता है कि ऊर्जा प्रबंधन क्या है, टिप्पणी कीजिए। तो इस तरीके का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं। 5 नंबर के प्रश्न की बात करें तो अलग अलग टॉपिक से एक प्रश्न बन सकता है कि ऊर्जा प्रबंधन को परिभाषित कीजिए, ऊर्जा प्रबंधन के लाभ बताइए, ऊर्जा प्रबंधन की चुनौतियां बताइए, ऊर्जा प्रबंधन के मुद्दे बताइए। या फिर ऊर्जा प्रबंधन हेतु सरकार द्वारा किए गए कार्य या ऊर्जा प्रबंधन की जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, जो चुनौतियां हैं, इनके निवारण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। और 3 नंबर में जो मैंने इसके अंतर्गत आपको योजनाएं बताई थी वो योजनाएं आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इस तरीके के प्रश्न आपके इस टॉपिक से बन सकते हैं। इसके अलावा और जो टॉपिक की मैंने बात की थी कि हम इस वीडियो के अंतर्गत कवर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए उन टॉपिकों को हम अगले वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिकों के साथ जो कि इसी से संबंधित हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।